हेलो स्टूडेंट, गिरी ट्यूटोरियल के अपने चैनल में आपका स्वागत है। लास्ट टाइम हमने ऑप्टिक्स चैप्टर शुरू किया है और ऑप्टिक्स चैप्टर में हमने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में स्टडी कर लिया है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन स्टडी कर लिया। देन हमने ऑप्टिक फाइबर स्टडी कर लिया। ऑप्टिक फाइबर के बाद हमने अप टू प्रिज्म, बाइनोकुलर एंड पेरिस्कोप, ये दोनों टॉपिक भी फिनिश कर लिए। मींस एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फिनिश कर दिया। यहां तक हमारे मिरर का कंसेप्ट या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कंसेप्ट खत्म होता है। अब हम लेंस की ओर बढ़ने वाले हैं। तो रिफ्रैक्शन एट द स्फेरिकल सरफेस एंड लेंस। तो अभी जो हमने इलिस्ट्रेशन स्टडी किया था लास्ट टाइम, आपको पता होगा कि हमने फॉर्मूला फाइंड आउट किया था कि n इज इक्वल टू रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय एपरेंट डेप्थ। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने स्टडी किया था। रियल डेप्थ बाय एपरेंट डेप्थ, इससे हमने क्या निकाला था? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लेकिन इसको फाइंड आउट करने के लिए, मींस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करने के लिए जो सरफेस है हमारा, वो कैसे होना चाहिए? सरफेस प्लेन होना चाहिए। अगर प्लेन सरफेस होगा, जैसे कि हमने स्लैब ले लिया था या वाटर सरफेस, अगर ये प्लेन होगा तो ये फॉर्मूला वैलिड है। लेकिन अगर शेप प्लेन नहीं होगा तो इन मेनी केसेस, जैसे कि लिक्विड ड्रॉप ले लो आप, लिक्विड ड्रॉप स्पेरिकल होता है। देन लेंस ले लो, या फिर पेपर वेट ले लो, कांच का बना पेपर वेट होता है, इलिप्सॉइड होता है, अदर शेप का होता है। तो इस केस में अगर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करना है तो ये फॉर्मूला यूजफुल नहीं है। तो इसमें हमें क्या कंसिडर करना पड़ता है कि कर्वेचर कितना है। जो भी कर्व सरफेस है वो, उसका रेडियस, ये सारे पैरामीटर हमें इन्वॉल्व करने होंगे। कर्वेचर कितना है, रेडियस कितना है, तभी हम इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्फेरिकल सरफेस समझ में आ गए। अब हमें जो टॉपिक सीखना है वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे फाइंड आउट करना है ऐसे कर्व सरफेस के लिए। उसके लिए पहले कर्व सरफेस में जो टॉपिक आता है लेंस, उसको हम स्टडी कर लेते हैं, लेंसेस। ओके, तो लोअर स्टैंडर्ड में आपके लेंसेस के बारे में, मीन्स आपने बहुत स्टडी किया है कि आपके पास कॉन्वेक्स, कॉनकेव, ये वर्ड तो आपने सुने ही होंगे। ठीक है, तो कॉमनली यूज लेंसेस कैन बी made or can be visualized to be consisting of a two intersection of a two spheres of radius of curvature r1 and r2। तो अगर हम देखने जाए कि लेंस बनता कैसे, तो हमारे पास अगर दो स्पीयर है, एक का रेडियस है r1, और दूसरा अगर हम दूसरा हम स्पीयर लेते, ये हो गया r2। तो अगर इन दो स्पीयर को अगर हम इस तरह से, या दो कर्व को इस तरह से अटैच करते, तो ये शेप जो बनता है इसे कहते हैं लेंस। इसे क्या कहते हैं? लेंस। तो ये दो कर्व को अगर हम इस तरह से अटैच करते, एक का रेडियस होगा r1, दूसरे का होगा r2। दोनों का सेम नहीं हो सकता या सेम भी हो सकता। ठीक है, या दूसरा केस कि अगर हम एक स्पीयर लेंगे और दूसरा हम प्लेन शीट लेंगे या प्लेन सरफेस लेंगे, इस तरह से हम क्या लेंगे? प्लेन सरफेस लेंगे। दूसरा हम प्लेन सरफेस लेंगे, तो ये भी एक लेंस बन जाएगा, ये भी क्या बन जाएगा? एक लेंस। तो इस तरह से लेंस हम बना सकते हैं। तो ये स्पीयर का पार्ट होता है, लेंस भी क्या होता है? स्पीयर का पार्ट। लेकिन लेंस में दो स्पीयर हो सकते हैं, या एक प्लेन सरफेस एंड एक स्पीयर हो सकता है। ठीक है, तो लेंस कैसे बनता है? तो हम लिखते हैं लेंस कैसे बनता है। इट कंसिस्टिंग हम लिखते हैं लेंस
it consisting of intersection of two sphere, intersection of two spheres of radii of curvature R1 and R2, or of one sphere and a plane surface, प्लेन सरफेस। अब याद रखो, जब प्लेन सरफेस आता है तो प्लेन सरफेस का रेडियस होता है इनफाइनाइट। प्लेन सरफेस का रेडियस क्या होता है? इनफाइनाइट। ये याद रखना है, ठीक है। लेंस समझ में आया? लेंस किससे बनता है? इट कंसिस्टिंग ऑफ टू स्फीयर, दो स्फीयर को अगर हम इंटरसेक्ट कर रहेंगे जिसका रेडियस R1 R2 है, या फिर एक स्फीयर लेंगे और एक प्लेन सरफेस लेंगे, उसको हम इंटरसेक्ट करेंगे, तो उससे क्या बनेगा? लेंस बनेगा। उससे क्या बनेगा? लेंस बनेगा, ठीक है। अब आते हैं हम लेंस के टाइप पे, कि लेंस के टाइप कौन से हैं, ठीक है। तो पहला हम देखते हैं, फर्स्ट कॉन्वेक्स लेंस देखते हैं। पहले कौन सा लेते हैं? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स लेंस। अब कॉन्वेक्स लेंस किसे कहा जाएगा? A lens is said to be convex if it is thicker in the middle and narrowing towards its periphery। तो क्या कहा है हमारा? डेफिनेशन देखो क्या है। A lens is said to be convex, a lens is said to be convex, ठीक है। लेंस को हम क्या कहेंगे? कॉन्वेक्स लेंस। कब? इफ इट इज थिकर इन द मिडल। मिडल में कैसा है ये? थिकर इन द मिडल में ये थिक है। एंड नैरोइंग टुवर्ड्स द पेरिफेरी। ठीक है, तो ऐसे लेंस को हम क्या कहेंगे? ऐसे लेंस को कहेंगे हम कॉन्वेक्स लेंस। तो चलो कॉन्वेक्स लेंस का डायग्राम अगर हम ड्रॉ करें, ये जो हमारा लेंस बना है बीच वाला, इसे हम क्या कहेंगे? कॉन्वेक्स लेंस। क्या कहेंगे इसे? कॉन्वेक्स लेंस। मीन्स कैसा होगा ये? इस तरह से होगा, मिडल में थिक, मिडल में क्या होगा? ये थिक होगा, और पेरीफेरी पे ये थिन होगा। ऐसे लेंस को क्या कहते हैं हम? कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। ये समझ में आ गया? चलो अब आते हैं नेक्स्ट। कॉन्वेक्स लेंस को याद रखो। नेक्स्ट आते हैं हम कॉनकेव लेंस। इस पे आते हैं हम कॉनकेव लेंस। चलो कॉनकेव लेंस किसे कहा जाएगा? इसके अपोजिट,
कॉन्वेक्स के अपोजिट क्या होगा? कॉन्वेक्स के अपोजिट अगर हमें करते तो उसे हम क्या कहेंगे? कॉनकेव लेंस। अ लेंस इज कॉनकेव, अ लेंस इज कॉनकेव, कॉनकेव लेंस होगा if it is thicker at periphery, if it is thicker at periphery and narrower and narrows down towards center and narrows down towards center। तो अगर लेंस इस तरह से होगा, ठीक है, वापस हम दो स्फीयर से बनाते हैं इसको, एक स्फीयर और यहां होगा दूसरा स्फीयर, और इसको हम इस तरह से, ये जो लेंस बनाते हैं इस तरह, ये देखो पेरीफेरी पे थिक है और सेंटर में थिन है, तो ये कैसे लेंस बन गया? इस तरह से ये लेंस बन गया। ये हमारा कौन सा लेंस है? कॉनकेव लेंस, ठीक है, कॉनकेव लेंस, ये हमारा कॉनकेव लेंस है, ठीक है। कॉनकेव लेंस समझ में आ गया? कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स दोनों समझ में आ गया। अगर पेरीफेरी पे थिक है और बीच में थिन है तो कॉनकेव, और पेरीफेरी पे थिन है और बीच में थिक है तो कॉन्वेक्स। ये समझ में आ गया। अब इनके बहुत सारे टाइप है, अब इसके बहुत सारे टाइप है, देख लेते हैं टाइप। पहले तो आपको लेंस समझ में आना चाहिए। अब मैं इसके टाइप ड्रॉ करता हूं। देखो पहले अब छोटे छोटे डायग्राम ड्रॉ करता हूं। देखो अब जो डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, आपको पहचानना है इसमें से कॉनकेव लेंस कौन सा है और कॉन्वेक्स लेंस कौन सा है, ठीक है। अब लेंस को हम कलर कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा लेंस है, ठीक है। तो अभी मैं इसको कलर कर देता हूं। तो आपको बताना है कौन सा लेंस है। पहले तो मुझे टाइप पता, आपको टाइप पता चलना चाहिए, कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है। ये कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है, वो टाइप आपको पता चलना चाहिए।
तो कलर किया हुआ पार्ट लेंस है हमारे, कलर किया हुआ पार्ट क्या है हमारे, लेंस है। ठीक है, तो अब देखो ये कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है, तो पहले कॉन्वेक्स का डेफिनेशन याद करो। कॉन्वेक्स का डेफिनेशन हमें क्या कहता है कि ये पेरीफेरी पे थिन रहेगा और मिडल में थिक रहेगा। तो देखो ऐसे लेंस कौन से, ये है मिडल में थिक है, मिडल में थिक है, तो ये दोनों जो है वो कॉन्वेक्स लेंस है। ये दोनों क्या है, कॉन्वेक्स लेंस। और कॉनकेव लेंस क्या कहता है, कॉनकेव लेंस पेरीफेरी पे थिक और मिडल में थिन, तो ये दोनों जो है एक के नीचे एक, ये है हमारे कॉनकेव लेंस। ये क्या है हमारे कॉनकेव लेंस। लेकिन देखो अब पहले लेंस का, ये जो हमारा फर्स्ट लेंस है, ये फर्स्ट लेंस, उसका एक सरफेस प्लेन है, एक सरफेस प्लेन है और एक सरफेस कॉन्वेक्स है, तो इसे कहेंगे प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस क्योंकि एक साइड क्या है हमारा कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। अब आते हैं दूसरे पे, देखो एक सरफेस कॉन्वेक्स है, ये कॉन्वेक्स लेंस है, पहले तो समझ में आ गया ये कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स, क्योंकि ये एंड में या पेरीफेरी पे ये थिन है और मिडल में थिक है, तो ये कॉन्वेक्स लेंस है। लेकिन दूसरा सरफेस कौन सा है, कॉनकेव, तो इसे कहेंगे कॉनकेव कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस। समझ में आ गया। अब थर्ड पे आते हैं, ये थर्ड पे एक सरफेस प्लेन है, तो इसे कहेंगे, और ये कौन सा लेंस है, कॉनकेव लेंस है, तो इसे कहेंगे प्लेनो कॉनकेव लेंस, प्लेनो कॉनकेव लेंस। और ये जो हमारा फोर्थ है, देखो ये कौन सा लेंस है, ये भी कॉनकेव लेंस है, लेकिन एक सरफेस कॉन्वेक्स है, तो इसे कहेंगे कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। ये समझ में आ गया। तो ये और चार टाइप है कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस की, मीन्स सब मिला के कॉनकेव लेंस सीखा, कॉन्वेक्स लेंस सीखा, उसका मेन डेफिनेशन याद रखना, उस मेन डेफिनेशन से हमें पता चलेगा कि कॉन्वेक्स कौन सा है, कॉनकेव कौन सा है। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट इनके फॉर्मूला पे। चलो लेंस फॉर्मूला तो हमें पता है, फॉर थिन लेंस, फॉर थिन लेंस फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करते हैं थिन लेंस के लिए, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। मिरर के लिए प्लस था, लेंस के लिए माइनस है। ये समझ में आ गया। ठीक है, चलो अब अगर नंबर ऑफ थिन लेंस को हम कांटेक्ट में रखते हैं, नंबर ऑफ थिन लेंस को हम क्या करते हैं, कांटेक्ट में रखते हैं, मीन्स ये एक थिन लेंस L1, इसके कांटेक्ट में दूसरा लेंस रख दिया हमने L2, देन हमने तीसरा लेंस रख दिया L3। तो ऐसे अगर हमने नंबर ऑफ लेंस रख दिए, तो अब फोकल लेंथ क्या होगा, ओके अब फोकल लेंथ क्या होगा। तो फोकल पावर ऑफ सच कॉम्बिनेशन इज अ अलजेब्रिक सम ऑफ इंडिविजुअल फोकल लेंस। तो क्या होगा, या फोकल पावर जो भी हमारा पावर होगा 1/f, फोकल पावर 1/f इज इक्वल टू क्या होगा, 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3। ये हमने सीखा है और ये चलता जाएगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, समेशन, इसको कैसे लिख सकते हैं, समेशन 1/fi, वेयर i इज फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी या 1 टू n तक, जितने लेंस होंगे वहां तक i हम कैरी करेंगे। ठीक है, इस तरह से। बट हमें पता है, हमने पावर का, फोकल पावर का फॉर्मूला सीखा है, फोकल पावर क्या होता है, P इज इक्वल टू 1/f। तो ये हमने फोकल पावर ही फाइंड किया 1/f, तो 1/f की जगह हम P लिख सकते हैं। देयरफॉर अबव फॉर्मूला बिकम P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 एंड सो ऑन, ये बढ़ता जाएगा। तो समेशन ऑफ PI होगा, ये क्या होगा, समेशन ऑफ PI। तो ये पावर का एडिशन होता है, अगर लेंस कॉम्बिनेशन में रखते हैं तो पावर का एडिशन होता है। ठीक है, ये समझ में आ गया। अगर दो लेंस सर्टन डिस्टेंस से अगर गैप है, उसमें सेपरेशन है, एयर है, अगर ऐसे दो लेंस है, ये है लेंस 1 और ये है लेंस 2, और इनमें अगर गैप रखा है, इन दोनों में गैप कितना है, इन दोनों में गैप है d, इन दोनों में गैप है d। अब इस केस में अगर हमें फोकल पावर फाइंड करना है, तो फोकल पावर का फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। इसका फोकल पावर f1, फोकल लेंथ f1, फोकल
लेंथ F2 माइनस डी F1 F2। अब इसका प्रूफ नहीं है, आपको ये याद रखना है सिर्फ, ठीक है। या फिर इसको हम पावर के फॉर्मूला में कैसे लिख सकते हैं, 1/f इज नथिंग बट P पावर इज इक्वल टू P1 प्लस P2 माइनस डी P1 P2। तो ये भी पावर के फॉर्म में फॉर्मूला होगा। अगर सेपरेटेड बाय डी होगा, एयर सेपरेशन होगा दोनों में, दो लेंस के बीच में डी इतना डिस्टेंस, तो ये भी फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये समझ में आ गया। सो लेंस, for lens the relation between u v r and f is depend also the refractive index। अब अगर हम लेंस का स्टडी करते हैं, अगर हम लेंस का स्टडी करते हैं तो उसमें u v r f is depend on refractive index। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करता है। also ये रिलेशन भी f is equal to r by 2, ये भी इसके लिए ट्रू है, ये भी इसके लिए ट्रू है, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन है, ये इसमें दो रेडियस रहेंगे, इसमें दो रेडियस रहेंगे, ठीक है। तो अगर एक कर्व रहेगा तो ये मींस मिरर के लिए अच्छे से होल्ड करता है, लेकिन अब लेंस में दो सरफेस आते हैं। अब जो रेडियस हम कैलकुलेट करेंगे उसके लिए ये फॉर्मूला इतना अच्छा नहीं होगा, ये वैलिड तो होता है लेकिन इतनी अच्छी तरीके से ये लेंस के लिए अप्लाई नहीं होगा। तो ये याद रखना है, ये इतना इट इज नॉट होल्ड्स गुड फॉर लेंस। तो लेंस के लिए हमने ऊपर वाले फॉर्मूले सीखे हैं, उतने ही हमें याद रखने हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम स्टडी करने वाले दैट इज रिफ्रैक्शन एट अ सिंगल स्फेरिकल सरफेस। अगर हमारे पास सिंगल स्फेरिकल सरफेस है, रिफ्रैक्शन एट सिंगल स्फेरिकल सरफेस, सिंगल स्फेरिकल सरफेस से रिफ्रैक्शन हमें स्टडी करना है। सो कंसीडर अ स्फेरिकल सरफेस। अब हम एक स्फेरिकल सरफेस लेंगे, यहां मैं एक स्फेरिकल सरफेस ड्रॉ कर रहा हूं, ये है हमारा स्फेरिकल सरफेस y y डैश एंड p, बीच में पॉइंट रहेगा P। कंसीडर अ स्फेरिकल सरफेस y p y डैश ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर r। इसका रेडियस कितना है, r है, इसका रेडियस कितना है, r है। अब ये क्या कर रहा है, दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है। दो मीडियम मींस एक तरफ यहाँ एयर मीडियम रहेगा और यहाँ अगर ये ग्लास से बना है तो इसके अंदर ग्लास मीडियम रहेगा। तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ लेंस इसके बाहर, कर्व के बाहर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 होगा और कर्व के अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 होगा। तो ये दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, ये कर्व क्या कर रहा है, दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को सेपरेट कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ n2 इज ग्रेटर देन n1 है, n2 इज ग्रेटर देन n1, ये याद रखना, n2 इज ग्रेटर देन n1, n2 इज ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। नाउ p इज द पोल। अगर हम p पोल मानते हैं और वहां से अगर हम प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करते हैं, वहां से क्या ड्रॉ करते हैं हम, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। यहां से अब हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, इसको हम नाम देंगे x डैश p x, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। नाउ अ पॉइंट ऑब्जेक्ट O इज एट द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस u। अब हमने एक पॉइंट ऑब्जेक्ट ले लिया, हमने कंसिडर किया एक पॉइंट ऑब्जेक्ट जो हमने रखा है O पॉइंट पे। कहां रखा है, O पे। ये कितने डिस्टेंस पे रखा है, माइनस u इतने डिस्टेंस पे। कितने डिस्टेंस पे है ये, माइनस u इतने डिस्टेंस, ठीक है। पोल से ये माइनस u इतने डिस्टेंस पे है, तो पहले डिस्टेंस लिख लेते हैं हम। तो ये माइनस u इतने डिस्टेंस पे है, ठीक है।
और कहाँ रखा है, N1, ये इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हमने इसको रखा है। अब क्या होगा, इसमें से रे बाहर आएगी और वो इस सरफेस पे इंसिडेंट होगी। ठीक है, अब एक रे बाहर आएगी O से और ये इंसिडेंट होगी कहाँ पे, ये इंसिडेंट होगी कर्व सरफेस पे एट पॉइंट ए। यहाँ पे इंसिडेंट होगी ए पॉइंट पे, यहाँ पे ये इंसिडेंट होगी पॉइंट ए पे। तो अब यहाँ पे इंसिडेंट होगी। अब देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 ग्रेटर है, तो ये क्या होगा, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तो उसे रिफ्रैक्शन कहते हैं, तो ये बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल होगा। अब हमें नॉर्मल ड्रॉ करना होगा। नॉर्मल मीन्स क्या होगा, सेंटर से, अगर हम इसके सेंटर से हम लाइन ड्रॉ करते हैं, इस लाइन को हम क्या कहेंगे, नॉर्मल, क्योंकि ये सेंटर वाला लाइन है, इसको हम क्या कहेंगे, नॉर्मल। तो हमारा नॉर्मल कहां से स्टार्ट होगा, ये सी सेंटर ऑफ कर्वेचर ए एंड एन इज अवर नॉर्मल। अब नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल होगा वो होगा एंगल आई। अब ये रिफ्रैक्ट होगा, ये रे क्या होगा, रिफ्रैक्ट होगा, तो रिफ्रैक्शन की वजह से ये इमेज फॉर्म करेगा। अब ये इमेज फॉर्म करता है आई इतने डिस्टेंस पे, इमेज कहाँ फॉर्म कर रहा है, आई इतने डिस्टेंस, तो यहां ये इमेज फॉर्म करेगा, ये है आई, आई इतने डिस्टेंस पे ये इमेज फॉर्म करेगा। तो अब सारे डिस्टेंस हम लिख लेते हैं। चलो, सेंटर टू पोल का डिस्टेंस क्या होता है, रेडियस होता है। सेंटर टू पोल का डिस्टेंस क्या होता है, रेडियस होता है। और इमेज, ये डिस्टेंस हमारा होता है इमेज डिस्टेंस, तो ये होगा हमारा r जो कि पॉजिटिव होगा, और ये होगा हमारा v जो कि पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये राइट हैंड साइड में है। राइट हैंड साइड के सारे डिस्टेंस पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड के सारे डिस्टेंस निगेटिव, ये आपको अब पता है, साइन कन्वेंशन आपने सीखा है। तो ये डिस्टेंस हमारा r है, और ये डिस्टेंस हमारा v है। ठीक है, ये समझ में आया। चलो, अब ये इंसिडेंट एंगल है, ये बेंड हो गया, तो ये बन गया हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन r, ये एंगल r है। नाउ कंसिडर एंगल अल्फा बीटा गैमा, और 3 एंगल हम कंसिडर करते हैं, अल्फा बीटा एंड गैमा। ठीक है, किस तरह से, ये होगा हमारा अल्फा एंगल, ये होगा हमारा बीटा एंगल, और ये होगा हमारा गैमा एंगल, गैमा। ऐसे 3 एंगल हमने ले लिए, अल्फा बीटा एंड गैमा। ठीक है, अब इमेज एक रे से तो नहीं बनता, तो यहां एक रे है, ये एक रे जा रही है, वो आई पे इंसिडेंट हो रही है, और दूसरा ये अलोंग ओपी, ये एक रे जा रही है और वो यहां इंसिडेंट हो रही है, तो यहां आई पे इमेज बन रहा है। ठीक है, तो ये इमेज समझ में आ रहा है किस तरह से बन रहा है हमारा। तो वंस अगेन इसको मैं आपको बताता हूं क्या है, हमने क्या लिया, स्फेरिकल सरफेस वाई पी वाई डैश, ओके, ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर आर। इसका रेडियस कितना है, आर इसका रेडियस है, इसका रेडियस कितना है, आर, तो ये है रेडियस ऑफ कर्वेचर आर। ठीक है, देन ये जो कर्व सरफेस है वो N1 और N2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मीडियम को क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है, N2 ग्रेटर है, N2 ग्रेटर है। देन हमने एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ किया, एक्स पी एक्स डैश, एक्स पी एक्स डैश, और उस प्रिंसिपल एक्सिस पे हमने एक पॉइंट लिया O, या हमने पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा O एट अ डिस्टेंस माइनस यू, एट अ डिस्टेंस माइनस यू। अब ये अपना इमेज फॉर्म करेगा, और इमेज फॉर्म करने के लिए यहां से 2 रे निकलेगी, एक निकलेगी OA रे, OA, और दूसरा होगा OP रे, ऐसे 2 रे निकलेगी, और ये 2 रे इंसिडेंट होगी कर्व सरफेस पे। किस पे इंसिडेंट होगी, कर्व सरफेस पे ये इंसिडेंट होगी। तो ये जो OA रे है वो इंसिडेंट एंगल आई पे, आई इतने एंगल पे इंसिडेंट करती है, और वहां से ये आई पे जाती है, आई तक जाती है। सिमिलरली ये ओपी भी आई तक आती है, तो यहाँ इमेज बनेगा, यहाँ क्या बनेगा, इमेज बनेगा। इमेज कितने डिस्टेंस पे बन रहा है, प्लस वी इतने डिस्टेंस पे, प्लस वी इतने डिस्टेंस पे बन रहा है। देन हमने एंगल कंसिडर किए अल्फा बीटा एंड गामा एज शोन इन अ फिगर। ठीक है, ये समझ में आ गया।
चलो अब इसके ऊपर हम डेरिवेशन बनाते हैं या रिलेशन फाइंड आउट करते हैं। अब पहला ट्रायंगल हम लेंगे, देखो अब पहला ट्रायंगल हम ले रहे हैं ए ओ सी, दिख रहा है आपको, ए ओ सी, ए ओ सी। ठीक है, इसको मैं ड्रॉ कर लेता हूं तो आपको यहां समझ में आ जाएगा। ए ओ सी हम ड्रॉ कर रहे हैं। तो देखो ऐसा हमारा डॉटेड लाइन था, ऐसा हमारा डॉटेड लाइन है। देन हमारा प्लेन लाइन था एक, और यहां से हमने एक एरो ड्रॉ किया था लेंस पे इंसिडेंट होने। ठीक है, देखो ट्रायंगल हम दिखाता हूं अब मैं आपको। देखो ये हमारा रे, ये हमारा सी तक का पॉइंट, और ये हमारा एन डॉटेड लाइन। तो अब इसको हम लिख लेते हैं एन ए। यहां का पॉइंट क्या था हमारा, यहाँ का पॉइंट है एन, यहाँ है हमारा ए, ये है सी, और ये ऑब्जेक्ट ओ। ये एंगल है हमारा आई, यहाँ का एंगल अल्फा, और ये एंगल बीटा। सो इस ट्रायंगल में यूजिंग एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, यूजिंग एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम क्या कहता है हमें, एक्सटीरियर एंगल आई इज सम ऑफ इंटरनल एंगल। तो सम इंटरनल एंगल अल्फा प्लस बीटा, तो हमें आई मिल गया, हमें क्या मिल गया, आई मिल गया, इससे इक्वेशन 1 मिल गया। सिमिलरली अब हम दूसरा ट्रायंगल लेते हैं, सिमिलरली हम दूसरा ट्रायंगल लेते हैं। दूसरा ट्रायंगल कौन सा लेंगे अब, ये देखो ए आई सी, कौन सा ले रहे हैं, ए आई सी। ये हम ट्रायंगल अब ले रहे हैं ए आई सी। ध्यान दो, मैं यहाँ ड्रॉ करता हूं तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। तो ये हमारा स्ट्रेट लाइन सेकेंड ट्रायंगल, देन यहां से ये रे आ रहा है इस तरह से, और डॉटेड लाइन भी ड्रॉ किया हमने ऐसा। ठीक है, तो अब ये हमारा ए आई सी। ठीक है, ये एंगल है हमारा आर, ये एंगल है हमारा गैमा, और ये एंगल है हमारा बीटा। देख लो डायग्राम में है, ये बीटा है, यहाँ ये बीटा है, ये गैमा है, और ये आर है। ठीक है, तो अब यहां भी हम एक्सटीरियर यूजिंग एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, एक्सटीरियर एंगल कौन सा है, बीटा। तो बीटा इज इक्वल टू आर प्लस गैमा, आर प्लस गैमा, एंड देयरफॉर आर इज इक्वल टू बीटा माइनस गैमा, बीटा माइनस गैमा, इक्वेशन नंबर 2। तो हमें अब दो इक्वेशन मिल गए, एक आई मिल गया, एक आर मिल गया। क्या मिल गया, एक आई मिल गया, एक आई मिल गया। ठीक है, ये समझ में आ गया। नाउ इफ आई एंड द एंगल्स आर वेरी स्मॉल, अब हम मानते हैं कि सारे एंगल क्या है, स्मॉल है। इफ एंगल्स आर वेरी स्मॉल, इफ एंगल्स आर वेरी स्मॉल, एंगल सारे एंगल बहुत ही छोटे हैं, एंगल्स आर वेरी स्मॉल, उस केस में, उस केस में पी ए इज कंसिडर एज अ आर्क। पी ए को हम क्या कंसिडर करेंगे, एज अ आर्क, आर्क ऑफ, आर्क किसके लिए, आर्क फॉर अल्फा बीटा एंड गैमा। तो अब हम आते हैं वापस अपने डायग्राम पे। अल्फा बीटा गैमा के लिए जो हमारा ये पी ए है, ये पी ए एंगल बहुत ही छोटे, ये तो ये पी ए किसका काम करेगा, आर्क का, किसका काम करेगा, आर्क का काम करेगा। तो हमारा ये पी ए वाला शेप है वो आर्क का काम करेगा, अल्फा के लिए, बीटा के लिए और गैमा के लिए, अल्फा के लिए, बीटा के लिए और गैमा के लिए। और आर्क का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, आर्क का फॉर्मूला, या एंगल आर्क इज इक्वल टू
और थीटा इज इक्वल टू एस अपॉन आर, ये हमने स्टडी किया होगा, या आर्क अपॉन रेडियस इज इक्वल टू थीटा, आर्क अपॉन रेडियस इज इक्वल टू थीटा। तो अल्फा के लिए क्या होगा, अल्फा इज इक्वल टू आर्क अपॉन डिस्टेंस, ओके, आर्क अपॉन डिस्टेंस अल्फा के लिए। बीटा के लिए भी आर्क अपॉन डिस्टेंस आर है, और गामा के लिए भी आर्क अपॉन डिस्टेंस, ये तीनों हमें अप्लाई करने पड़ेंगे। तो अब तीनों के लिए हम फॉर्मूला लिखते हैं, देखो अल्फा के लिए यहीं पे फॉर्मूला लिखते हैं। अल्फा के लिए फॉर्मूला क्या होगा, अल्फा इज इक्वल टू आर्क पी ए, आर्क पी ए अपॉन डिस्टेंस, रेडियस क्या होगा पी ओ, ठीक है, ये हो गया अल्फा के लिए। बीटा के लिए क्या होगा, देखो बीटा इज इक्वल टू आर्क पी ए, आर्क पी ए, आर्क हमारा पी ए है, और डिस्टेंस क्या है पी सी, डिस्टेंस है पी सी। और ग्यामा के लिए देखो क्या होगा, आर्क पी ए, आर्क पी ए डिवाइडेड बाय डिस्टेंस क्या होगा पी आई। तो ये तीनों को हम लिख लेते हैं, अल्फा बीटा ग्यामा, समझ में आ गया। तो अब हम आगे लिख लेते हैं, तो यहां हम लिखते हैं फॉर अल्फा, फॉर बीटा एंड फॉर गामा, अल्फा इज इक्वल टू आर्क पी ए अपॉन पी ओ। बीटा के लिए क्या होगा, आर्क पी ए तीनों के लिए कॉमन है, पी ए तीनों के लिए कॉमन है, पी ए डिवाइडेड बाय पी सी। एंड गामा के लिए आर्क पी ए इज इक्वल टू पी आई। लेकिन अब हमें डिस्टेंस पता है, पी ओ क्या है, पी ओ है हमारा माइनस यू, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, आर्क पी ए इज इक्वल टू, यहां होगा माइनस यू, देन आर्क पी ए अपॉन बीटा के लिए क्या होगा, ये आर पॉजिटिव आर है, देन आर्क पी ए इज इक्वल टू प्लस वी। ये हो गया मिलके हमारा इक्वेशन 3, ये हो गया इक्वेशन 3। नाउ यूजिंग स्नेल्स लॉ, यूजिंग स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ हमें क्या कहता है, n1 साइन r इज इक्वल टू n2 साइन r। n1 में एंगल I है, n2 में एंगल r है, ठीक है, बट एंगल इज वेरी स्मॉल, बट साइन I is nearly equal to I and sin R is nearly equal to R। तो हम इक्वेशन पुट करेंगे, therefore n1I is equal to n2R। अब I और R फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 देख लेते हैं, इक्वेशन 1 एंड 2। ये देखो इक्वेशन 1 I का वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाला है, और R का वैल्यू ऑलरेडी निकाला है, अल्फा प्लस बीटा एंड बीटा माइनस गामा, ये हम पुट करते हैं। तो ये होगा n1 I का वैल्यू क्या है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू n2 इज इक्वल टू बीटा माइनस गामा, बीटा माइनस गामा। अब इसमें हम जो फ्रॉम इक्वेशन 3, फ्रॉम इक्वेशन 3, अब इक्वेशन 3 में अल्फा बीटा गामा का सारे का वैल्यू लिखा है, देखो अल्फा बीटा गामा तीनों का वैल्यू लिखा है। तो हम अब इसमें पुट करेंगे, यहाँ अल्फा, यहाँ बीटा और यहाँ गामा का वैल्यू हम पुट करेंगे। तो चलो पुट करते हैं। पहला क्या है, n1, ठीक है, अल्फा का वैल्यू हमारा क्या है, अल्फा इज इक्वल टू आर्क पी ए डिवाइडेड बाय माइनस यू प्लस बीटा आर पी ए डिवाइडेड बाय आर, ठीक है, इज इक्वल टू n2 बीटा का वैल्यू आर पी ए बाय आर माइनस गामा का वैल्यू आर पी ए डिवाइडेड बाय वी, ठीक है, डिवाइडेड बाय वी। ये समझ में आया यहां तक?
हमने वैल्यू अल्फा का, ये अल्फा का वैल्यू है, ये बीटा का वैल्यू है, ये बीटा का वैल्यू और ये गैमा का वैल्यू, तो ये प्लस और ये माइनस। ठीक है, ये समझ में आया। अब इसमें से कॉमन क्या निकलेगा, आर्क पी ए कॉमन निकलेगा, इसमें से आर्क पी ए हमारा कॉमन निकलेगा, तो आर्क पी ए कॉमन निकल गया, दोनों तरफ से कट गया। ठीक है, आर्क पी ए दोनों तरफ कॉमन निकल के कट जाएगा। देखो N1 माइनस यू प्लस 1/r, यहां से बाहर क्या आएगा, आर्क पी इज इक्वल टू N2 1/r माइनस 1/v, यहां से क्या आएगा बाहर, आर्क पी ए, आर्क पी ए, आर्क पी ए कट हो गया, आर्क पी ए, आर्क पी ए कट हो गया। अब मल्टीप्लाई करो, अब मल्टीप्लाई करो हमारा, तो अब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, माइनस N1u प्लस N1r इज इक्वल टू N2r माइनस N2v। अब r वाले टर्म एक साथ लेके आओ, r वाले टर्म एक साथ लेके जाओ, और ये uv वाले टर्म एक साथ लेके जाओ। ठीक है, तो ये v में यहां भेज देता हूं, तो ये निगेटिव v है वो पॉजिटिव हो जाएगा, कैसे, N2/v माइनस N1u, माइनस N1u, और ये N1 वाला टर्म वहां भेज देता हूं, तो N2r माइनस N1r। ठीक है, अब देयरफॉर फॉर्मूला क्या हो गया अब हमारा, ये N1 N2 माइनस N1 डिवाइडेड बाय r, ये कॉमन निकल गया। तो लास्ट वाला हमारा फॉर्मूला क्या बना देन, N2 माइनस N1 डिवाइडेड बाय r is equal to N2v minus N1u. So it is a relation between refractive index uv and r, refractive index and uv r। अगर सिंगल कर्व सरफेस से रे पास होता है, सिंगल कर्व सरफेस से, एक ही कर्व सरफेस, तो ये फॉर्मूला हमें यूज करना होता है, तो हमने ये फॉर्मूला बना लिया है। ठीक है, समझ में आ गया ये फॉर्मूला। इसके बाद इसी फॉर्मूला का हमें यूज करना है, इसका अच्छी तरीके से स्टडी करो, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम ऐसे ही दूसरा फॉर्मूला हम स्टडी करने वाले। ठीक है, तो यहां हम स्टॉप करते हैं, देन हम लेंस मेकर फॉर्मूला आगे वाले लेक्चर में स्टडी करेंगे।